Today, we are going to start a next unit, that is unit number 2, Financial Reporting Mechanics. Source यहाँ पे provided है International Financial Statement Analysis by Thomas R. Robinson. ठीक है जी. What is the introduction, or you may call it as a learning outcome. ठीक है जी. ये चैप्टर, इसकी इंट्रोडक्शन यही है कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको पढ़े, जो 5 है. अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, फिर किस तरह हम प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. देन describe the need for accrual and other adjustment in preparing financial statement. Adjustment entries को कैसे किया जाता है, जिसमें deferred payment होती है, accrued payment होती है. ठीक है जी. और any other कोई valuation अगर हो तो उसको हमने डिस्कस करना है. Then the relationship between the income statement, balance sheet and cash flow statement. तो इसको हम पढ़ेंगे इसमें. Then we will discuss the flow of information in an accounting system, कि एक accounting system में किस तरह information flow होती है और फिर उन्हीं को उसका result किस तरह हम interpret कर सकते हैं. Describe the use of the result of the accounting process in security analysis. और उसी इंफॉर्मेशन को हम फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन है यही होगा, जो हमारे लर्निंग आउटकम होंगे. तो उसके लर्निंग उसी चीज़ों को जो हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो यही इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम है. इसके बाद यू विल बी एबल to explain these particular heads. ठीक है जी. Now come to the third number slide, the classification of business activities. याद रखें, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैकेनिक्स को पहले समझने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि किसी भी कारोबार को या किसी भी कारोबार की एक्टिविटीज को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है और इसकी कितनी कैटेगरीज है जिसमें हम एक बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो याद रखें, बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, the second one is investing activities, and the third one is financing activities. Now, what is operating activities? So, all those activities that are part of the day-to-day business functioning of an entity will be known as operating activities. Daily जितने भी हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस को हम करते हैं, जिससे हमें कोई रेवेन्यू जो है वो रिसीव हो रही होती है. फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में जो है वो खाना बेच रहे हैं, आप किसी कंसल्टेंट फर्म में काम कर रहे हैं, आपकी कोई ओन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई भी आपका जो है वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेली ऑपरेशंस कर रहे हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शुमार होगा. ठीक है जी. द नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. जब आप देखिए, कारोबार को चलाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आप देखते होंगे कि वो शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज को इशू करके वो लोग पैसा कमा रहे होते हैं. ठीक है जी. सॉरी, इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग की तरफ चला गया. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर all those activities associated with acquisition and disposal of long-term assets.
Investing activities only include the purchase or dispose of assets. किसी भी फर्म में, बिजनेस में जब हम किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं या उस एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इस एक्टिविटीज को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालते हैं। इसकी एग्जांपल है इंक्लूड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट or sale of surplus equipment and the purchase or sale of the building, machinery, retail store या अपनी फैक्ट्री जो है वो आप बेच रहे होते हैं। तो ये क्या है, सेल या परचेज दोनों आप कर सकते हैं। These are classified as investing activities। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी क्या है, वो तमाम एक्टिविटीज है जो कि किसी भी एक्विजिशन को या डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट को आप करते हैं, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो मैं पहले बोल रहा था, दिस इज बेसिकली अबाउट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऑल दोस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग और रीपेइंग कैपिटल इज कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि डिफरेंट फर्म्स, कंपनीज शेयर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो डिबेंचर इशू करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज इशू करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी को फाइनेंस कर सके, अपनी कंपनी के लिए सरमाए को इकट्ठा कर सके। और सरमाया इकट्ठे करने के लिए या लोगों से सरमाया लेने के लिए यू हैव टू ऑप्शन। देयर आर टू बेसिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी फाइनेंसिंग व्हिच इज वेरी कॉमन। और जब मालिक खुद फाइनेंस करके, एक बंदा जब किसी कंपनी में सरमाया अपना लाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये ओनर खुद ला रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इक्विटी फाइनेंसिंग। और उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो या डेट इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, बल्कि या वो प्रॉफिट और लॉस में बराबर बराबर का शरीक होता है, या जितने परसेंट का वो मालिक होता है तो उतने ही उसको प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार किया जाता है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली जब ओनर या कोई भी बंदा किसी कंपनी में मालिक बनकर पैसा जो है वो इन्वेस्ट करे तो इसको इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। और डेट फाइनेंसिंग जब हम एक्सटर्नल क्रेडिटर से, लोगों से, बैंक से या कोई भी बंदा जो हमें कर्ज देता है और उसके अगेंस्ट वो क्लेम करता है फिक्स इंटरेस्ट को, तो उसको हम डेट फाइनेंसिंग कह सकते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल इसके इशूइंग शेयर इज बेसिकली द इक्विटी फाइनेंस। एग्जांपल ऑफ इक्विटी फाइनेंस, क्योंकि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं कहते कि आपने कंपनी को कर्ज दिया हुआ है, बल्कि हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने इतने शेयर जो है वो परचेज किए विच इज इक्वल टू दिस मच परसेंटेज ऑफ द कंपनी, और आपको इतना लॉस और शेयर प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। यानी कि इन सिंपल के उनको मालिक बनाया जाता है। While the taking out a bank loan or issuing bond or debenture is the example of debt financing. Because इसके अंदर डेट फाइनेंसिंग के अंदर हम लोगों को मालिक नहीं बनाते, बल्कि वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो कर्जदार होते हैं जिनको कंपनी ने पैसा वापस करना है along with interest rate और whatever they demanding और क्लेम जो भी इनका हो। ठीक है जी। तो इसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो तीन किस्म की एक्टिविटीज होती है। किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को अगर आपने क्लासिफाई करना है या उसको अगर तारोली आप स्टडी करेंगे तो एक इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी जो कि डेली डे टू डे उनकी बिजनेस ऑपरेशंस होंगे जिससे वो रेवेन्यू कमा रहे होंगे। ठीक है जी।
फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी, यानी कि वो लोग कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, ठीक है जी, ये इनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। इसी तरह से फाइनेंसिंग, लोगों से वो पैसा लेंगे ताकि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए, ठीक है जी, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। नोट, understanding the nature of activities help the analyst understand where the company is standing and what's the financial position. याद रखें, ये एक्टिविटीज या क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि बीइंग एन एनालिस्ट, याद रखें जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारा मकसद होगा कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। वी आर द एक्सपर्ट और वी आर द एनालिस्ट। तो बीइंग एन एनालिस्ट वी शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज, ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपनी किस पोजीशन में है और किस तरफ जा रही है और कहाँ पे खड़ी है। तो जब आपको ये पता होगा कि ये एक्टिविटी इससे ताल्लुक रखती है, ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये जो है वो ऑपरेटिंग है, तो तभी आप ऐसी आइटम्स को फिर इन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। आइडियली एन एनालिस्ट वुड प्रेफर दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट या कैश फ्लोज कम फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइडियली जो है वो ज्यादातर एनालिस्ट यही प्रेफर करते हैं कि हमारी जो ज्यादातर कैश इनफ्लोज आती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आती है, जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया। तो ज्यादातर हमारा फोकस वहां पे इसलिए होता है कि कंपनी का ज्यादातर जो प्रॉफिट या इनफ्लो ऑफ द कैश वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, ठीक है जी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे कुछ नरेशंस है जिसको लिस्ट किया गया है और फिर इसको मुख्तलिफ हेड ऑफ अकाउंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत जो है वो क्लासिफाई किया गया है। इज्यूम करें कि एसेट को हमने ए का नाम जो है वो दिया हुआ है, लाइबिलिटीज को हमने एल का नाम दिया हुआ है, ओनर इक्विटी को हम कंसिडर करते हैं ई और रेवेन्यू को आर, और इसी तरह से एक्सपेंस को हम एक्स, ठीक है, ताकि यहाँ पे ई दोनों ये जो है वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक्स का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके आते हैं और उसको किस एलिमेंट के तहत हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन is the sale of goods and services. Sale of goods and services to customer, ये अब क्या है, डेली डे टू डे ऑपरेशन है जिससे हम रेवेन्यू कमाते हैं, तो ये आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और इसको कंसिडर किया जाएगा आर, विच मींस रेवेन्यू, ठीक है जी। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, हमने कोई जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जो है वो ली हुई है, ठीक है जी, और उसकी कॉस्ट आई हुई है, तो ये हमारा एक्स है, विच मींस एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन एक्सपेंस है। इसी तरह से इनकम टैक्स का कोई एक्सपेंस है जो कंपनी पे कर रही है या लायबल है कि वो पे करे, तो ये हमारी क्या है, ये भी एक्सपेंस में आता है। इसी तरह से अगर आप कोई होल्डिंग शॉर्ट टर्म एसेट आप होल्ड कर रहे हैं, सो दैट विल बी कंसिडर एज ए विच मीन एसेट, और अगर कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है या कोई और डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ये लाइबिलिटीज आपकी जो है वो एल कंसिडर होंगी, विच मींस दैट इट इज द लाइबिलिटी फॉर ए कंपनी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको समझना है, क्योंकि जब हम कैश फ्लो को स्टडी करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, what is the income or revenue from the operating activity। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन कौन सी है, इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है और इसका इफेक्ट हमारे फर्म के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो यहाँ पे इन पहले 2-3-4 यूनिट में हम कोशिश करेंगे कि पहले जितने भी टर्मिनोलॉजीज होंगी उसको हमने समझना है।
किस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, किस टर्मिनोलॉजीज में जो है वो किस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, कौन सा नाम इसको दिया जाता है, इसको कंसिडर क्या किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन ये इंशाल्लाह 2, 3, 4 यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगे। वंस यू क्लियर देन द एनालिसिस इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि एनालिसिस में फिर हमारे सिर्फ 3-4 किस्म की टेक्निक्स है और उसमें हमने जो है वो रेशियोज एनालिसिस करने, तो उसकी फिर इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Investing activities, the first one is the purchase or sale of assets such as property, plant, equipment, that will be considered as asset. Similarly, when you are the purchasing or selling other entities, equities and debt securities, अगर आपके पास कोई है या कोई प्लांट है, इक्विपमेंट है, सामान है, प्रॉपर्टी है या कोई भी असासा अगर आप उसको परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है और ये इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एलिमेंट होगा वो एसेट होगा, जिसके अंदर इसकी फ्लक्चुएशंस को डिस्कस किया जाएगा और वहां पे बीइंग एन एनालिस्ट आपने वहां पे जाके इसका इफेक्ट आपने देखना होता है। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर आ जाए तो इशुएंस और रीपरचेज ऑफ द कंपनीज ओन प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक। अगर जो है वो कोई कंपनी एक स्टॉक या शेयर जो है वो इशू कर रही है, ठीक है जी, या डिबेंचर इसी तरह से अगर जो है वो इशू कर रहा है, ठीक है जी, इशुएंस और रीपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है जी, तो अगर वो रीपेमेंट के लिए जो है वो कोई इशुएंस कर रहा है, ठीक है जी, इन अ शेप ऑफ स्टॉक या डिबेंचर या कोई बॉन्ड जो है वो लोगों को उनको पेमेंट जो है वो शेयर्स में की जा रही है या शेयर जो है वो फ्रेश इशू किया जा रहा है या डिबेंचर इशू किया जा रहा है, ठीक है जी, या कोई भी सिक्योरिटी इशू करके वो उसका मकसद जो है वो इक्विटी जनरेशन हो, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और इसको क्लासिफाई करेंगे हम इक्विटी के तहत, और अगर हम पेमेंट ऑफ द लोन अगर हम रीपे कर रहे हैं, अपने डेट को हम दोबारा जो है वो पे कर रहे हैं, तो इट मींस कि ये हमारी लाइबिलिटी को जो हमारे वाजिबात होते हैं तो उसको इफेक्ट कर रहा होता है। सो वी विल क्लासिफाई दैट और वी विल सी और ऑब्जर्व द एलिमेंट लाइबिलिटी, ठीक है जी, और उसमें उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि ये इशुएंस जो हमने की है ये किस मकसद के लिए की है, और अगर लाइबिलिटी के लिए हमने अगर इसको इशू करवाया है इस शेयर को, तो क्या ये लाइबिलिटी हमारी कम हुई है कि नहीं। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है वो उसमें इन एलिमेंट्स को साथ साथ इन क्लासिफिकेशन के तहत हमने इन एलिमेंट्स में भी इफेक्ट को देखना होता है, ठीक है जी। The next topic is account and financial statement. Business activities resulting in transaction are reflected in the broad grouping of financial statement elements, that is asset, liabilities, owner equity, revenue and expenses. बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको एक खास ग्रुप में उसकी कैटेगरीज बनाई जाती है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट भी कहते हैं। तो उन अकाउंट का इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली वहां पे हम शो कर रहे होते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट जो है वो कौन कौन से है, वो हमारा एसेट है, हमारी लाइबिलिटीज है, हमारा ओनर इक्विटी है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। अब देखें व्हाट इज एसेट। एसेट क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए कंपनी। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स कोई चीज हो किसी कंपनी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी फर्म के लिए, तो ये उसका एसेट कहलाया जाता है। या एसेट आप किसी भी चीज के अंदर अगर ये 3 खूबियां पाई जाती है तो हम कहेंगे कि ये एसेट है।
कौन सी 3? अगर तो आपके पास उसका ओनरशिप टाइटल है, नंबर 1 पहला फीचर, अगर आपको आपके साथ ओनरशिप है, ओनरशिप टाइटल। दूसरा, आपके पास ये राइट है कि आप उस चीज को इस्तेमाल कर सके, और आपके पास ये राइट है कि आप उसको सेल आउट या डिस्पोज जो है वो कर सकते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट। या सिंपली आप कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट यू पोजेस और दैट इज इन योर पोजेशन और आपकी मलकियत के जो है वो अंडर है, तो ये आपका असासा हो। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट भी है, जो शायद मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हो या ना किया हो। तो इसमें करंट एसेट आते हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। फिर जो है वो फिक्स एसेट है जो कि फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड आपको फायदे दे रहा होता है। फिर जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि नजर तो नहीं आते लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो होती है, जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, आपका फार्मूला है, आपका लोगो है, आपका पेटेंट है। ठीक ठीक है जी। तो ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स या इसको फिक्टिशियस एसेट के कैटेगरी में लिखा जा सकता है। द सेकंड एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो क्लेम्स होते हैं जो कि क्रेडिटर्स के होते हैं, और किसके ऊपर होते हैं? कंपनी के ऊपर होते हैं। और कंपनी के अंदर क्या होता है? रिसोर्सेज ही होते हैं। मींस के लाइबिलिटीज आर द क्लेम ऑफ क्रेडिटर ऑन द कंपनीज रिसोर्सेज। ठीक है जी। और इसकी ट्रीटमेंट आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ओनर इक्विटी इज बेसिकली इज द रेजिजुअल क्लेम ऑन द रिसोर्सेज और इज द कैपिटल दैट इज ब्रिंग बाय ओनर बाय इटसेल्फ। वो बंदे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रेजिजुअल क्लेम इन रिसोर्सेज पर होता है, उन्होंने जो है वो इब्तिदाई पैसा लगाया होता है और यही इनके रियल ओनर होते हैं। Revenue is are basically inflows of economic resources to the company. Revenue वो तमाम sources है कि जिससे हमें inflow of the cash जो है वो मिल रहा होता है और हमें फायदा जो है वो रिसीव होता है। लेकिन याद रखें, रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट और एक्सपेंसेस वगैरह शामिल होती है। एक्सपेंसेस आर आउटफ्लो, सो रेवेन्यू आर इनफ्लो ऑफ कैश एंड द एक्सपेंसेस आर आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसको आप इस तरह कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। देन अकाउंट shows individual record of increase and decrease in a specific head of financial statement element: asset, liability, owner equity, revenue and expense। याद रखें अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे टॉपिक हमने पढ़ा कि अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट अलग-अलग चीजें हैं। अकाउंट बेसिकली क्या होता है? ये एक जो है वो डिवाइस है। अकाउंट इज अ डिवाइस which shows the increase and decrease in a specific head of account that are asset, liability, owner, equity, revenue and expense। अकाउंट एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी इंक्रीज और डिक्रीज को डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में एक्सप्लेन कर रहा होता है। और वो एक्सप्लेनेशन किस चीज की होगी? वो तो या एसेट की होगी या लाइबिलिटी की होगी, ओनर इक्विटी की हो सकती है या इन दोनों की हो सकती है। तो बेसिकली अकाउंट जो है ये एलिमेंट है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज को शो करती है। और इन्हीं अकाउंट्स को बनाने के बाद हम क्या बना सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो इन सिंपली वी कैन कंक्लूड दैट बाय यूजिंग these 5 elements we can draw financial statement or we can prepare financial statement, जिसके ऊपर फिर हम डिसीजन भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं।
Thank you so much.